इधर सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 बजे विज्ञान भवन में संबोधित किया जाएगा। आपको बता दें, सिविल सेवकों को प्रधानमंत्री पुरस्कार देंगे, उसे नवाजेंगे। लोक प्रशासन में बेहतर सेवा के लिए ये पुरस्कार दिए जाने हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है, जहां सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां प्रधानमंत्री पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। सिविल सेवकों को खुद प्रधानमंत्री पुरस्कार वितरित करेंगे। तो लोक प्रशासन में बेहतर सेवा के लिए ये पुरस्कार दिए जाने हैं। सिविल सेवकों को प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। लगभग 11 बजे आपको बता दें कि विज्ञान भवन में खुद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसी के साथ साथ सिविल सेवकों को पीएम पुरस्कार भी वितरित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोक प्रशासन में बेहतर सेवा के लिए आज उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए नवाजा जाना है। सिविल सेवकों का जो योगदान रहा है देश में, उसी को लेकर आज 11 बजे विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे और प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजेंगे भी। चलिए, यहां आपको ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि सिविल सेवकों को प्रधानमंत्री पुरस्कार किस लिए दिया जाना है, क्यों दिया जाना है। तो सिविल सेवकों को आज 4 चिन्ह पुरस्कार देंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहला होगा हर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ जल को बढ़ावा देना। दूसरा होगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वस्थ भारत को बढ़ावा देना। इसी के साथ साथ आपको बता दें, तीसरा समग्र शिक्षा के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। इसी के साथ साथ आकांक्षी जिला कार्यक्रम से माध्यम से समग्र विकास 4 चिन्हित कार्यक्रमों के लिए ये 8 पुरस्कार दिए जाने हैं। तो नवाचारों के लिए 7 पुरस्कार होंगे। ये तमाम पुरस्कार आज प्रदान किए जाने, इससे कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो सिविल सेवा में कार्यरत हैं उनका मनोबल बढ़ाना प्रधानमंत्री का पहला दायित्व है। उसी को लेकर आज पुरस्कार का वितरण किया जाना है। तो सिविल सेवकों को संबोधित भी करेंगे। लगभग 11 बजे विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इधर बड़ी खबर है, ट्विटर ने वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है। जी हां, सीएम योगी के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक को हटा दिया गया। अमिताभ बच्चन समेत कई सितारों का ब्लू टिक हटा दिया गया है, जिसमें सचिन, विराट, रोहित के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है। कल ही आपको बता दें कि किस तरीके से सामने खबरें आ रही थी कि अब आपको पेमेंट करनी होगी, यदि आप मंथली पेमेंट नहीं करेंगे तो ब्लू टिक हट जाएगा, और ऐसा हुआ भी। तो देखिए, आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो बड़ी हस्तियां हैं उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया है। देखिए, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए किस तरीके से इन तमाम जो बड़ी सेलिब्रिटीज भी हैं, उसमें प्रधानमंत्री माफ कीजिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं, उनके से अकाउंट से भी ब्लू टिक को हटा दिया गया, जिसमें सचिन शामिल हैं, विराट हैं, रोहित हैं। उनके अकाउंट से ब्लू टिक को अब हटा दिया गया है। इधर यूएन महासचिव से मिलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद। न्यूयॉर्क में सूडान और यूक्रेन पर हुई गंभीर चर्चा। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस गंभीर चर्चा पर मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। यूएन महासचिव से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री का बयान भी सामने आया। भारत शुरुआत से युद्ध का विरोध करता रहा है। एस जयशंकर प्रसाद ने कहा है, सूडान में यूएन कर रहा है युद्ध विराम। आपको बता दें, लगातार इसका प्रयास किया जा रहा है। युद्ध विराम के बिना लोगों को निकलना असुरक्षित है। तो फिलहाल आपको बता दें कि सूडान में इस वक्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। और यदि हम बात करते हैं भारत के में कर्नाटक के बहुत से ऐसी जनजाति समुदाय है जो कि इस गृह युद्ध में फंसी हुई है। लगातार अपील यहां पर की जा रही कि उस जनजाति को बचाया जाए। इस बीच हम आपको बता दें, न्यूयॉर्क के सूडान और यूक्रेन पर गंभीर मुद्दों पर चर्चा, बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएन महासचिव से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री का ये बयान सामने आया है। तो फिलहाल भारत शुरुआत से युद्ध का विरोध करता रहा है, ये खुद जयशंकर प्रसाद ने कहा। सूडान में यूएन कर रहा है इस बात का विरोध। युद्ध विराम के बिना लोगों को वहां से निकालना असुरक्षित है। तो यूएन महासचिव से मिले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद। तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज से 4 देशों के दौरे पर रहने वाले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद आज से 4 देशों की यात्रा पर रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यात्रा। 9 दिवसीय दौरे पर गुयाना, पनामा, कोलंबिया,
डोमिनिक जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें विदेश मंत्री के रूप में लैटिन अमेरिका देशों की पहली यात्रा ये कही जाएगी। लैटिन अमेरिका की अपनी यात्रा से पहले न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। इधर 14 अप्रैल को आपको बता दें कि सूडान में लड़ाई शुरू होने के बाद से बहुत से ऐसे लोग हैं जहां फंसे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि जयशंकर प्रसाद ने कहा कि जब तक वहां पर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती लोगों को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो यूएन महासचिव से मिलकर लोगों को सुरक्षित निकालने पर बातचीत की जा रही है। तो कई मायनों में आपको बता दें ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण हो चला है। इसी बीच गृहमंत्री अमित शाह का कर्नाटक का दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक जाएंगे अमित शाह। बीजेपी की चुनावी तैयारियों का इस बीच जायजा लिया जाना है। देवहल्ली रोड में अमित शाह रोड शो करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक जाएंगे अमित शाह, रोड शो किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी की चुनावी तैयारियों का जायजा भी अमित शाह के द्वारा लिया जाना है। तो फिलहाल आपको बता दें देवहल्ली में रोड शो का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह का कर्नाटक का दौरा है। चूंकि चुनाव होने हैं उसी के साथ साथ बीजेपी लगातार चुनावी दौरे पर उतर चुकी है, जिसके तहत ही अमित शाह कर्नाटक जाने की तैयारी है। तो देवहल्ली में रोड शो भी किया जाएगा अमित शाह के द्वारा। 2 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी की कोशिश है एक बार फिर से सत्ता में आने की। हालांकि कर्नाटक के इतिहास की बात करते हैं, लगभग 35 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सरकार रिपीट हुई हो। तो फिलहाल हर एक कदम फूंक फूंक कर बीजेपी रख रही है। तो अमित शाह का मिशन कर्नाटक आखिरकार क्या है ये भी जान लीजिए आपको बता दें गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर रहने के बाद इधर आपको ये भी बताएंगे कि चुनावी घोषणा के बाद पहली बार ये कर्नाटक का दौरा है। आज देवहल्ली में इस बाबत रोड शो भी किया जाना है। देवहल्ली टीपू सुल्तान की जन्मस्थली है। देवहल्ली 22 अप्रैल को दावणगेरे में चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। बात बेंगलुरु की जाए तो बेंगलुरु में बीजेपी के संगठन स्तर की बैठक में भी हिस्सा लिया जाना है। 10 मई को सभी 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। 13 मई को चुनावी नतीजे आने वाले हैं। तो सभी ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं, जिसमें बीजेपी चाहती है कि लगातार वह एक बार फिर से सरकार में आ सके। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस भी लगातार प्रयासरत है और ये 2 दिवसीय दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो चला है बीजेपी के लिए। तो अमित शाह के साथ आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी होगा। दोपहर 1 बजे कर्नाटक में मतदाताओं से चुनाव को लेकर चर्चा की जानी है। शाम 6 बजे कर्नाटक में रोड शो में शामिल होंगे। तो फिलहाल बीदर टाउन से अंबेडकर चौक तक ये रोड शो निकाला जाना है। तो कर्नाटक दौरे पर जेपी नड्डा भी हैं। कर्नाटक में रोड शो में शामिल होंगे जेपी नड्डा। 6 बजे कर्नाटक में रोड शो में शामिल होंगे। तो बीदर में भी आपको बता दें कि रोड शो किया जाना है। जिस तरीके से लगातार हम आपको बता ही रहे हैं, विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं। 13 मई को रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। इसी को लेकर एड़ी चोटी का जोर बीजेपी इस वक्त लगा रही है। हर एक कैंडिडेट को चुन चुन कर रख रहा जा रहा है। हालांकि बहुत से ऐसे पुराने चेहरे हैं जो कि बीजेपी से नाराज भरे ही हो गए हों, लेकिन बीजेपी का अपना एक रूल है, अपना एक फंडा है, उसी पर बीजेपी अभी भी कायम है। हालांकि आपको दिखा रहे हैं ये फाइल तस्वीरें जरूर हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही नजारा आज फिर वापस देखने को मिल सकता है कर्नाटक में, जहां पर आज जेपी नड्डा रोड शो करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तो फिलहाल कर्नाटक दौरे पर जेपी नड्डा हैं। इस वक्त कर्नाटक दौरे पर जेपी नड्डा, रोड शो किया जाना है।
इधर यूपी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक लगातार जारी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करेगी। आपको बता दें, लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक का आयोजन होगा। बैठक के दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री भी, प्रदेश अध्यक्ष सहित भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूपी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। चूंकि नगरीय निकाय चुनाव नजदीक हैं और कोशिश यही रहती है बीजेपी की बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत किया जाना चाहिए। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन बीजेपी इसे एक लिटमस टेस्ट की तरह ले रही है। चूंकि लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, तो इसी के नाते आपको बता दें कि ये जो निकाय चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण हो चलते हैं। तो यूपी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आयोजित होगी। निकाय चुनाव को लेकर ये बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण हो चली है। बीजेपी के दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है। दूसरे चरण के उम्मीदवार 24 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं। इधर 22 अप्रैल तक आपको बता दें कि उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। बीजेपी जिला और क्षेत्र स्तर पर कोर कमेटी की बैठक पहले हो चुकी है। आपको ये भी बता दें, उम्मीदवारों के नामों का जो पैनल है वो भी तैयार है। प्रदेश नेतृत्व के पास इसे भेजा जा चुका है। इधर प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में प्रदेश नेतृत्व की ही मुहर लगेगी। और इसी के बाबत आपको बता दें, ये जो कोर कमेटी की बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम योगी इसमें शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम इसमें शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। चूंकि निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कसी हुई है। इसी के साथ साथ आज आपको बता दें, अतीक के बेटे उमर की सजा का ऐलान होगा। लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत आज सजा सुनाएगी। लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण के मामले का ये केस है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उमर की पेशी हो सकती है। सीबीआई की विशेष अदालत में उमर की पेशी होगी। स्पेशल जज अजय विक्रम सिंह सजा सुनाएंगे। 7 अप्रैल को उमर पर कई आरोप सिद्ध हो गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत में आज उमर की पेशी होगी। तो आरोपी उमर को सजा मिलेगी। आज होगा अतीक के बेटे उमर की सजा का ऐलान। सजा का ऐलान होगा। अपहरण मामले में दोषी उमर को सजा दी जाएगी। उमर अहमद पर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सजा सुनाएगी, फैसला सुनाएगी। लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल के अपहरण का यह मामला था। 7 अप्रैल को अतीक और बेटे उमर पर आरोप सिद्ध हुए थे। इधर ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मस्जिद से जुड़े मामलों को संलग्न करने पर सुनवाई होगी। सीजेआई समेत 3 जजों की पीठ इस बाबत फैसला सुनाएगी। तो आपको बता दें कि आज सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामला आपको बता दें किस तरीके से लगातार सुर्खियों में रहा था। इसी को लेकर किस तरीके से पूजा की बात सामने आई थी, याचिका को दायर किया गया था, तभी से पूरा माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। मस्जिद से जुड़े मामलों को संलग्न करने पर यह सुनवाई आज होनी है। ज्ञानवापी मामले पर मस्जिद से जुड़े मामलों को संलग्न करने पर यह सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। सभी याचिकाओं को संलग्न करने की मांग की जा रही है। तो फिर आपको बता दें कि 3 जजों की पीठ इसमें सुनवाई करेगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ है, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा मौजूद होंगे। इसी के साथ साथ न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला होंगे। वकील विष्णु जैन की याचिका की दाखिल कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज बहुत अहम दिन है। आज तमाम जो याचिकाएं हैं उनको संलग्न किया जाना है, उस पर यह सुनवाई की जानी है। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि मस्जिद से जुड़े मामले को लेकर आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि सुनवाई आज होनी है। इसी बीच आपको बता दें, एनसीपी का संभागीय कार्यकर्ता शिविर आज हो रहा है। घाटकोपर में इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार शिविर में शामिल होंगे। जयंत पाटिल इसकी अध्यक्षता करेंगे, शिविर का उद्घाटन करेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। कार्यकर्ता लिस्ट में
बड़ा जो खबर है, जो बड़ी खबर ये है कि अजित पवार का नाम नहीं है, यानी कि अपने भतीजे का नाम शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? हालांकि आपको याद होगा जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अजित पवार 40 विधायकों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बात का खंडन अजित पवार कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल संभागीय स्तर की बैठक, लेकिन बड़ी बात यह कि बहुत अहम चेहरा अजित पवार एनसीपी में है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको शामिल नहीं किया गया है। तो एनसीपी का कार्यकर्ता शिविर है घाटकोपर में। इस शिविर का आयोजन होना है। 2000 से अधिक प्रमुख पदाधिकारी इसमें मौजूद होंगे। आपको बता दें, मुंबई मंडल के सभी प्रमुख पदाधिकारियां इसमें मौजूद रहने वाले हैं। संगठन और पुनर्गठन और बीएमसी के चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जानी है। महाराष्ट्र की मौजूदा जो राजनीति है उसकी स्थिति पर भी चर्चा होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विचार मंथन होगा। महंगाई, बेरोजगारी, पुरुषों के और महापुरुषों के अपमान पर भी चर्चा होगी। जी हां, आपको याद होगा किस तरीके से राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा आयोजन होने वाला है, इतना बड़ा कार्यकर्ता शिविर है, लेकिन अजित पवार को न्योता नहीं है। इस बीच अजमेर में मेगा जॉब फेयर का आज दूसरा दिन है। मेगा जॉब फेयर में शामिल होंगे सीएम अशोक गहलोत। 21 सेक्टर के 60 से अधिक जो कंपनियां हैं इसमें शामिल हो रही हैं। फेयर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, मेगा जॉब फेयर का आज दूसरे दिन सीएम इसमें शामिल होंगे, अशोक गहलोत शामिल होंगे। सेक्टर 21 में ये कार्यक्रम का आयोजन, फेयर में बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाना है। तो अजमेर में मेगा जॉब फेयर का दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन सीएम पहुंचेंगे, जहां जॉब फेयर में शिरकत करेंगे। इसी के साथ साथ 21 सेक्टर की 60 से अधिक कंपनियां इसमें शामिल होंगी, यानी कि 21 सेक्टर ऐसे हैं जिसकी 60 कंपनियां जो बेरोजगार युवक हैं उनको जॉब मुहैया कराएंगी। इधर पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल। 3 बार बेल पर जेल से बाहर भी आ चुकी हैं। 11 मई 2022 को ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था। आपको याद होगा, झारखंड में डीसी रहते 17 करोड़ के घोटाले का पूजा पर आरोप लगा हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें, मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं पूजा। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। 11 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था पूजा को। झारखंड में डीसी रहते 17 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा था। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होनी है। तो पूजा सिंघल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चलिए इस पूरे मामले को जरा तफसील से जान लीजिए। पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। झारखंड उद्योग सचिव में डीसी रहते 18 करोड़ के घोटाले का आरोप पूजा पर लगा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 मई 2022 को ईडी ने छापामार कार्रवाई की थी। आपको याद होगा, छापामारी के दौरान पूजा सिंघल के पति के आवास से 19 करोड़ की नकदी बरामद हुई थी। इधर पूजा सिंघल 3 महीने की अंतरिम जमानत पर 3 बार जेल से बाहर आ चुकी हैं। 12 अप्रैल को जमानत अवधि पूरी होने के बाद फिर जेल भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बेटी के इलाज के लिए 2 बार 3 महीने की अंतरिम जमानत की सुविधा उनको मयस्सर कराई थी। तो फिलहाल आज का दिन पूजा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चला है। तो मनरेगा घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी है पूजा, जिनकी आज जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली में इधर कोरोना के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1603 मामले सामने आ गए हैं। बीते 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 6000 के पार हो गई है। बीते 10 दिनों में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इधर पॉजिटिविटी रेट की बात कर ली जाए तो 26.75 पॉजिटिविटी रेट हो गया है। तो लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना का डर सता रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि आप यदि भीड़भाड़ वाले एरिया में जाते हैं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो दिल्ली में किस तरीके से कोरोना डरा रहा है। 30 मार्च को एक्टिव मरीजों की संख्या थी 932। इधर 21 अप्रैल को एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई 6120। 13 अप्रैल को कोरोना के 1527 मामले सामने आए और इसी के साथ साथ 2 की मौत भी हुई। 14 अप्रैल की बात कर ली जाए तो कोरोना के 1017 मामले सामने आए थे, इसमें 4 की मौत हुई थी।
15 अप्रैल को कोरोना के 1634 मामले आए थे, जहां 3 की मौत की खबर थी। बात 16 अप्रैल की जाएगी। 16 अप्रैल को कोरोना के 1017 मामले सामने आए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। 17 अप्रैल को कोरोना के 1537 मामले सामने आए थे, 5 की मौत। 18 अप्रैल को कोरोना के 1767 मामले आए थे, जिसमें 6 की मौत हुई थी। इधर 19 अप्रैल को कोरोना के 1757 मामले आए, 6 की मौत की खबर मिली। 20 अप्रैल को कोरोना के 1603 मामले सामने आए और 3 की मौत हुई है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, कोरोना का जो असर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ हेलो इंडिया में अभी के लिए बस इतना ही। हम जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। अब बने रहिएगा।